नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेज। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी, आई होप आप शानदार होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। यदि आप भी टीजीटी पीजीटी या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और थोड़ी सी भी आपके मन में निराशा आती है, तो आपके लिए ये पंक्तियाँ काफ़ी जो है उपयुक्त होगी और हौसला देने वाली होंगी। तो कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम का डेट का इंतजार मत करिए, एग्ज़ाम कब आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। पढ़ते पढ़ते जो है इस तरह से आप लीन रहिए कि आप जब भी एग्ज़ाम हो आप अपना बेस्ट करके आएँ, जिससे कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। चलिए बात करेंगे आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में, जो कि भूगोल की प्रैक्टिस सेट है। हम लोग कंटिन्यू रोज़ सुबह में 10 बजे 10:30 बजे प्रैक्टिस करते हैं भूगोल की। इसी कड़ी में आज बात करते हैं आगे आज के सेशन में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है और इसमें जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ क्वेश्चन की व्याख्या भी की जाएगी। इसलिए आप पेपर और पेन जरूर लेके बैठें, जिससे कि आप कुछ एडिशनल पॉइंट को नोट कर सकें। चलिए देखते हैं, किसने कहा है कि वनस्पति जलवायु का ही सही मापदंड है, थानथ्वेट, कोपेन, स्टैम्प या फिर ट्रिवार्था। तो यह उपयुक्त कथन है कोपेन का, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। और कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो औसत वार्षिक एवं मासिक तापमान तथा वृष्टि पर आधारित है। यानी कि वार्षिक और मासिक तापमान और वृष्टि पर आधारित इनका वर्गीकरण है। कोपेन के अनुसार वनस्पति जलवायु की समग्रता का सूचक है और जलवायु की सीमाएं वनस्पति की सीमाओं को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती हैं। कोपेन ने कैंडोल द्वारा 1874 में, ठीक है, 1874 में प्रस्तावित विश्व के 5 वनस्पति मंडलों मेगाथर्मल, जेराफाइट, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल तथा हेकिस्टोथर्मल का प्रयोग किया और इन मंडलों के आधार पर विश्व की जलवायु को 5 समूह में विभाजित किया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन गतिज है? विषुवत रेखी निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च दाब या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो गतिज है वो है उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, पृथ्वी पर एकमात्र वास्तविक रूप से अनवरत दाब कटिबंध है। दक्षिणी गोलार्ध उपोष्ण उच्च, उत्तरी गोलार्ध उपोष्ण उच्च, विषुवतीय निम्न या फिर दक्षिणी गोलार्ध की उपध्रुवी निम्न। तो ये कौन सा है? ये है दक्षिणी गोलार्ध उपध्रुवी निम्न, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यदि आप पीजीटी की भी तैयारी करें भूगोल की, तो आपके लिए सेशन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और जो जल्द ही आने वाली है एलटी ग्रेड की वैकेंसी, उसके लिए तो ये रामबाण होने वाला है। चलिए, जीएस और सब्जेक्ट दोनों में आग्नेय चट्टानों के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये चट्टानें रवेदार होती हैं, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, या फिर उपयुक्त दिए गए कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करना है। तो आपको बता दें सभी के सभी कथन क्या हैं, सही हैं। इसमें देखिए, ये चट्टानें रवेदार होती हैं, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं और ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान भी है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए यानी कि सभी कथन करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चापाकार डेल्टा का उदाहरण है? नाइजर डेल्टा, मैकेंजी डेल्टा, ओब डेल्टा या फिर मिसिसिपी डेल्टा। तो जो चापाकार डेल्टा का एग्जाम्पल है वो है नाइजर डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भूकंप तरंगों में से कौन सबसे पहले भूकंपीय यंत्र पर अंकित होती है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या फिर सभी एक साथ? तो जो सबसे पहले अंकित होती है वो होती है पी तरंग, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इसकी गति सर्वाधिक होती है, इस कारण ये तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं। इसके पश्चात भूकंपित यंत्र पर यस तरंग, यानी कि पहले पी फिर उसके बाद एस अंकित होता है। यह भी आपको ध्यान रखना, कहीं पूछ ले कि दूसरी जो तरंग होती है वो कब अंकित होती है, कौन सी होती है? तो एस तरंग होती है। परिप्रशांत महासागरीय पेटी वितरण से संबंधित है, गर्भ महासागरीय धाराओं के, मत्स्य उत्पादन क्षेत्रों के, यूरोपीय औपनिवेशीकरण के या फिर भूकंप के। ये किसके है? भूकंप से संबंधित है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित कथनों और कारणों के अध्ययन कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। कथन ये है, ब्रिटिश द्वीप समूह के बंदरगाह ठंड में जमते नहीं हैं। और कारण है, ब्रिटिश द्वीप समूह उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट के प्रभाव में आते हैं। तो बताना है कौन सा करेक्ट है। ये देखते हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करते हैं।
ए सत्य है किंतु आर गलत है, या फिर डी ए गलत है किंतु आर सत्य है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से उनके आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में महासागरों का कौन सा क्रम सही है? हिंद, आर्कटिक, अटलांटिक, प्रशांत। आर्कटिक, हिंद, अटलांटिक, प्रशांत, यानी कि आकार के क्रम में बढ़ते क्रम में लगाना आपको। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, या फिर अटलांटिक, प्रशांत, आर्कटिक और फिर हिंद। तो जो बढ़ता हुआ क्रम है वो है आर्कटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, उसके बाद आएगा प्रशांत महासागर। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसको ये भी बोल सकता है कि आरोही क्रम में लगाइए। प्रवाल भित्ति के निर्माण से संबंधित अवतलन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मरे, आगासीज, सैम्पर या फिर डार्विन। तो ये कौन थे? ये थे डार्विन। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महासागरीय जल में सर्वाधिक लवणता की मात्रा निम्नलिखित में से किस कटिबंध में पाई जाती है? भूमध्य रेखी, अयनवर्ती, शीतोष्ण कटिबंधी या फिर उच्च ध्रुवी। तो यह पाई जाती है, महासागरीय जल में जो सर्वाधिक लवणता होती है वो अयनवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। अयनवर्ती क्षेत्र में तीव्र वाष्पीकरण और निम्न आर्द्रता के कारण सागरीय लवणता की अधिकता होती है। इसके विपरीत भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में तीव्र वर्षा और उच्च आर्द्रता के कारण महासागरीय लवणता की मात्रा कम पाई जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे तीव्र जो पाई जाती है वो पाई जाती है अयनवर्ती क्षेत्र में, और सबसे कम जो पाई जाती है वो पाई जाती है आपके भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है उसे कहा जाता है अपसौर यानी कि अपहेलियन, उपसौर यानी कि पेरीहेलियन, अपभू या फिर उपभू। तो जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है उसे बोलते हैं हम उपसौर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। या जब निकट होगा तो उपसौर और जब दूर होगा तो अपसौर। अब ये निकट कब होता है? यह होता है 3 जनवरी को, यानी कि जो उपसौर होता है पेरीहेलियन होता है 3 जनवरी को, 3 जनवरी को होता है। और जो वो अपसौर होता है यानी कि दूर होता है वो होता है आपका 4 जुलाई को। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अपसौर 4 जुलाई को, उपसौर 3 जुलाई को। अगला प्रश्न लेते हैं। ग्रहाणु परिकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? थॉमस चैम्बरलिन और फॉरेस्ट बोल्टन ने, जेम्स जीन और चैम्बरलिन ने, तीसरा ऑटो स्थित और फॉरेस्ट बोल्टन ने, या फिर चौथा है विलियम मैककरी और थॉमस चैम्बरलिन ने। तो यह प्रस्तुत किया था थॉमस चैम्बरलिन और फॉरेस्ट बोल्टन ने। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को उच्चतम सूर्यताप प्राप्त होता है कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर या फिर उपयुक्त सभी पर। तो कहाँ होता है? यह होता है भूमध्य रेखा पर। बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रशांत महासागर से गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सामान्यतः मतलब किसका अनुसरण करती है? 180 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर या फिर 90 डिग्री देशांतर। ये अनुसरण करती है 180 डिग्री देशांतर का। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। डायमंड रिंग की घटना देखी गई है पूर्ण सौर ग्रहण की शुरुआत में, पूर्ण सौर ग्रहण के अंत में, केवल परिधि क्षेत्रों की समग्रता निशान के साथ या फिर केवल केंद्रीय क्षेत्र की समग्रता निशान के साथ। तो यह देखी गई है पूर्ण सौर ग्रहण की शुरुआत में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पिछले 2 दशकों में कौन सा महाद्वीप अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर दर्शा रहा है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका या फिर दक्षिण अमेरिका। तो कौन दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है अफ्रीका। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है। कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित मानकों में से कौन मानव प्रजाति के वर्गीकरण में प्रयुक्त नहीं होता है? आँखें, नाक, कान या फिर बाल या फिर केस। तो कौन सा नहीं होता है? ये होता है सी, कान जो है प्रयुक्त नहीं होता है। डी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मानव प्रजातियों का वर्गीकरण विभिन्न मानव शास्त्रियों ने भिन्न भिन्न आधारों पर किया है। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के प्रमुख आधार है शरीर का कद, कपाल का आधार, बालों की बनावट, नासिका की आकृति, कपालधारिता, रंग या वर्ण, मुखाकृति एवं अन्य लक्षण। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में कान को आधार नहीं माना गया, यानी कि आँख को भी आधार माना गया है, कान, बाल या फिर केस, नाक, लेकिन कान को जो है आधार नहीं माना गया है।
निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचारण से संबंधित है? मसाई, एस्किमो, पिग्मी या फिर बुशमैन। तो ये जो संबंधित है वो है मसाई। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है पूर्वी अफ्रीका की उच्च भूमि पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? पूर्वी अफ्रीका की उच्च भूमि पर रहते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि बुशमैन पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कौन विद्वान जलवायु को ही मानव संस्कृति का कारक और घोतक बतलाया है? विडरडिला ब्लास, हटिंगटन, सैम्पुल या फिर हॉटसन। ये बताया है हटिंगटन ने। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित फ्रांसीसी भूगोलविदों में किसने मानव भूगोल में संभववादी विचारधारा को सर्वप्रथम स्वीकार किया था? ब्लास, ब्रोन्स, सोरे या फिर डिमांजिया ने। तो किसने स्वीकार किया था? ये किया था ब्लास ने। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संभववाद की विचारधारा का जन्म और विकास फ्रांस में हुआ था। इसके जन्मदाता विडा डी लव्लास थे। संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग ला फेब्रे ने किया था। कभी भी आपसे पूछ लिया कि संभववाद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो किया था ला फेब्रे ने। संभववाद दृष्टिकोण के अनुसार पर्यावरण के द्वारा कुछ संभावनाएं प्रस्तुत करती है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। सूची को सूची 2 से मिलाना है और बताना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा। इस तरफ जनजाति है और एक तरफ उसके क्षेत्र दिए हुए हैं। अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था मैंने बताया था आपसे कि पिग्मी और बुशमैन जनजाति कहाँ रहते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो यदि आपने कमेंट नहीं किया तो आपको यहाँ से उसका आंसर मिल जाएगा। पिग्मी कहाँ रहते हैं? पिग्मी रहते हैं कांगो में। और मसाई को पता है, ये केन्या एवं तंजानिया में रहते हैं। केन्या एवं तंजानिया। और टूटसिम थोड़ा नया लग रहा है, ये रहते हैं मध्य अफ्रीका में। टूटसिम मध्य अफ्रीका। और बुशमैन कालाहारी मरुस्थल। तो ए का 2, बी का 3, बी में दिया गया है। सी का हो जाएगा आपका 4 और डी का हो जाएगा 1, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोबारा देखिए, पिग्मी कांगो क्षेत्र में रहते हैं। मसाई केन्या एवं तंजानिया में रहते हैं। टूटसिम जो कि नया है मध्य अफ्रीका। और बुशमैन आपको पता है काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल। अगला क्वेश्चन लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है एल्युमिनियम उद्योग के कारण, तांबा धातु के कारण, अभ्रक के कारण या फिर इस्पात उद्योग के कारण। तो छत्तीसगढ़ में जो कोरबा प्रसिद्ध है वो है एल्युमिनियम उद्योग के कारण। ए ऑप्शन उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है, कोरबा मुख्य शहर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किस समझौते के आधार पर किया गया था? रेडक्लिफ, मैकमोहन, डुरंट रेखा या फिर कर्जन रेखा। तो आपको पता होगा, ये काफ़ी फेमस और अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में आता हुआ है। तो ये है रेडक्लिफ। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यह कब हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और डुरंट रेखा का है, डुरंट रेखा जो है आपका है भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। मैकमोहन भारत और चीन के मध्य। मैकमोहन भारत और चीन, और ये भारत और अफगानिस्तान। कर्जन कोई रेखा नहीं है। इस तरह से इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक तरफ दिया है मृदा और एक तरफ दिया है क्षेत्र। इसको सुमिलित करना है। तो क्या करना है, सुमिलित करना देखते हैं। लाल मृदा, लाल मृदा कितना क्षेत्र में पाया जाता है? तो जो जलोढ़ मृदा है 15 लाख पर किलोमीटर। जल सबसे पहले जलोढ़ मृदा, ये किसमें है? ये लगभग 43% पे है। और काली मृदा है, तो जो काली मृदा लाल मृदा का विस्तार है 18.6%, यानी कि लगभग ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा। और जो काली मृदा है, काली मृदा का विस्तार 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे है। तो ये हो जाएगा 15.2%, यानी कि ये हो जाएगा। और ये क्या, ये हो जाएगा। यानी कि ए का 1, बी का 3, किस में देखते हैं? ए का 1, बी का 3। सी में दिया गया है ए का 1, बी का 3। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र या फिर ब्यास। तो पूछा है किस नदी का जो उद्गम है भारत में है। तो ब्यास नदी का जो उद्गम है वो भारत में कुल्लू में उत्तरी रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से होता है। जबकि सतलज, ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत से होता है। तो सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंध का, इन तीनों का जो उद्गम होता है वो तिब्बत से होता है। तिब्बत में मानसरोवर से होता है। लेकिन इसका जो है ब्यास कुंड से होता है, जो कहाँ पर है? ये है आपका उत्तरी कुल्लू में, उत्तरी रोहतांग दर्रे के पास है।
110 डिग्री चैनल का द्वारा विभाजित द्वीप समूह कौन सा है? अमिनी द्वीप व मिनिकाय, मिनिकाय द्वीप व कानामोरे द्वीप, सी है अमिनी द्वीप व कानामोरे द्वीप, या फिर डी है ग्रेट निकोबार व लिटिल निकोबार द्वीप। तो ये कौन सा है? यह है आपका सी अमिनी द्वीप व कानामोरे द्वीप। अब आइए देखते हैं, जो 11 डिग्री चैनल है वह अमिनी द्वीप व कानामोरे द्वीप समूह को विभाजित करता है। या ये 11 डिग्री है, न कि 110 डिग्री है। ये 11 डिग्री चैनल है, सॉरी ये 11 डिग्री चैनल है, ये 10 नहीं है, 110 नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं 8 डिग्री चैनल मालदीव एवं मिनिकाय के बीच में है। 9 डिग्री चैनल 8 डिग्री चैनल मालदीव एवं मिनिकाय के बीच है। 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकाय एवं लक्षद्वीप के बीच है। और 10 डिग्री चैनल है वो है आपका अंडमान यानी कि लघु अंडमान व कार निकोबार के बीच में स्थित है। और एक है 6 डिग्री चैनल जो ग्रेट निकोबार व सुमात्रा के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय उपमहाद्वीप में इनका आगमन शीत ऋतु के दौरान होता है। दूसरा है इन विक्षोभों की उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती है। तो बताना है इसमें कौन सा उत्तर सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर दोनों सही नहीं है। तो ये क्या है? ये दोनों नहीं सही हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य की सीमा साझा होती है? 2, 3, 4 या फिर 5? कितनी होती हैं? 4 होती हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और फिर मिजोरम है। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं अरुणा मामी, ये ट्रिक है इसको याद करने की, ANMM, ठीक है। या फिर इसको आप हाँ ANMM है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? पश्चिमी यूरोप, मध्य एशिया, उत्तरी अमेरिका या फिर डी अफ्रीका? तो कौन सा है? ये हो जाएगा आपका पश्चिमी यूरोप, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे 30 क्वेश्चन, 30 में आपने कितने सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। कोई सुझाव हो, सजेशन हो तब भी आप बेहिचक कमेंट करिए। चलिए, TGT, PGT, LT ग्रेड की यदि आप तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कंटिन्यूटी बना कर रखें। एक ही घंटा पढ़ें लेकिन कंटिन्यू रोज़ पढ़ें। यदि आप 1 घंटा रोज़ पढ़ते हैं तो 7 दिन में आप 7 घंटा पढ़ेंगे। और यदि आप 2 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, मान लीजिए 2 दिन पढ़ें 2 घंटा, फिर 3 दिन नहीं पढ़ें, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। 1 घंटा पढ़ें, 2 घंटा पढ़ें, लेकिन रेगुलर स्टडी करें जिससे कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे और आप प्रॉपर टच में रहें। तो चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हाँ, एक सूचना है, शाम को 4 बजे आज से पेट के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रही है, तो आप उसको भी ज़रूर वॉच करें और अपना रिव्यू दें। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेज। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी? आई होप आप शानदार होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए बात करेंगे आज इसमें TGT PGT के लिए भूगोल की प्रैक्टिस सेट के लिए, जो कि LT ग्रेड और भी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर PCS के लिए ज़रूरी है और BPSC के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। और इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है? लेनिनग्राड, मॉस्को, इरकुटस्क या फिर मिन्स्क? तो इसका तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेनिनग्राड। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ और, क्वेश्चन की जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ व्याख्या भरपूर की जाएगी, इसलिए आप पेन और पेपर जरूर लेके बैठें जिससे कि आप एडिशनल पॉइंट को नोट कर सकें। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, संसाधनों का विकास निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है? मानव की बुद्धिमत्ता पर, मानव की संस्कृति पर, मानव के वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान पर, या फिर उपयुक्त सभी पर? तो जो संसाधनों का विकास है वो निर्भर करता है मानव की बुद्धिमत्ता पर भी, मानव की संस्कृति पर भी, मानव के वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान पर भी और उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी पर निर्भर करता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक विकास के लिए कौन सा आर्थिक खंड यानी सेक्टर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो महत्वपूर्ण है वो है द्वितीयक सेक्टर। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से विश्व के किस भाग में कठोर बसंतकालीन गेहूं का उत्पादन किया जाता है? भारत और चीन, कनाडा और उत्तरी अमेरिका, जापान और मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड? तो यह जो निर्भर करता है आपका
बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कनाडा और उत्तरी अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह जो है शीतोष्ण कटिबंध के उन भागों में जहाँ शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है वहाँ गेहूँ बसंत काल में बोया जाता है, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा ठंडी पड़ती है वहाँ पे बसंत कालीन में क्या हो जाता है, गेहूँ बोया जाता है। यह गेहूँ जो होता है कठोर होता है। बसंतकालीन गेहूँ मुख्यतः कनाडा तथा उत्तरी अमेरिका में बोया जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कनाडा और उत्तरी अमेरिका में बोया जाता है बसंत काल में गेहूँ। निम्न में कौन सा क्षेत्र कोयला खनन हेतु प्रसिद्ध है? केप यार्क, कारागंडा, किरकुक या फिर ट्रांसवाल? तो जो प्रसिद्ध है वो है कारागंडा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यह कहाँ पर है? तो यह है आपका कजाकिस्तान का क्षेत्र है। और यह ऑस्ट्रेलिया का केप्यार्क प्रायद्वीप जो है ये मैग्नीज खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये जो ऑस्ट्रेलिया में है और ये मैग्नीज खनन के लिए फेमस है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक्रान कृत्रिम रबर है, ओसाका पोत निर्माण, मैग्नीटोगोर्स्क लौह इस्पात, बाकू तेल शोधन। तो इसमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है आपको बताना था। तो इसमें जो सुमेलित नहीं वो है बी ऑप्शन, यानी कि जो ओसाका है वह पोत निर्माण के लिए नहीं बल्कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। ओसाका सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, सूती वस्त्र उद्योग, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो है सब सुमेलित हैं, एकरान कृत्रिम रबड़, मैग्नीटोगोर्स्क ये लौह इस्पात, बाकू तेल शोधन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त राख तंत्र कौन सा है? कटप्पा तंत्र, धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र या फिर बिंद तंत्र? तो जो महत्वपूर्ण राख तंत्र है वो है धारवाड़ तंत्र। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यह भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र है। यह शिलाएँ अत्यंत धात्विक है जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? बिहार, राजस्थान, झारखंड या फिर आंध्र प्रदेश? तो ये है अ से अभ्रक, अ से आंध्र प्रदेश, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश के संपूर्ण अभ्रक उत्पादन नेल्लोर जिले में होता है, यानी कहाँ पर होता है? यह होता है नेल्लोर जिले में। अभ्रक उत्पादन में राजस्थान का, जबकि झारखंड का तीसरा स्थान है, यानी कि राजस्थान जो है वो सेकंड नंबर पे है और झारखंड जो है थर्ड नंबर पे है और फर्स्ट नंबर पे है आंध्र प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दी गई हैं तेल शोधनशालाएँ और एक तरफ दी गई हैं किस राज्य में वो स्थित है? नून माटी, कोयली, मंगलौर, पानीपत। तो पानीपत जो आपको आता है सबसे पहले आप उसको मैच करिए। तो पानीपत कहाँ पे है? पानीपत हरियाणा में है। नून माटी कहाँ पे है? नून माटी है असम में, इसको नूना माटी बोलते हैं। कोयली कहाँ पे है? कोयली जो आपका गुजरात में है। और मंगलौर जो है आपका कर्नाटक में है। तो क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नून माटी असम में है, कोयली गुजरात में है, मंगलौर कर्नाटक में है और पानीपत कहाँ पे? हरियाणा में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान निम्न राज्य का है? त्रिपुरा, गोवा, मिजोरम और फिर मेघालय। तो सबसे पहला तो केरल का है। केरल में कितना है? 92.1%। अगला है मिजोरम। मिजोरम कहाँ पे? 89.3%। ये कहाँ पे है? मिजोरम में 89.3%। और चौथा है गोवा। गोवा के सॉरी, पहला केरल, दूसरा मिजोरम, तीसरा गोवा 84.7% और चौथा है त्रिपुरा 82.7%। इसकी आपको ध्यान रखना है। पहला केरल है 92.1%, दूसरा क्या है? मिजोरम है आपका कितना है? 89.3% और तीसरा है गोवा। गोवा कितना है? गोवा में आपका है 84.7% और चौथा है त्रिपुरा 82.7%। 82.7% है त्रिपुरा। चलिए इसका आंसर है मिजोरम। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक तरफ दिया है सूची, एक तरफ दिया है सूची 1 सूची 2, यानी कि क्या है? ये आपको भी सुमेल करना है। पनकृत, पनकृत कहाँ पे है? तो यह आपका है बरखान, पनकृत बरखाना।
हिमानकृत आपका कहाँ पे है, ये है पेस्टरनास्क झील, हिमानकृत पेस्टरनास्क झील। और कास्ट जो निर्मित होता है वो होता है आपका अंधी घाटी और समुद्र तटी लटकता भृंगु। ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3 डी ऑप्शन में दिया गया है, ए का 2 बी का 3 सी का 1 और डी का 4। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी स्थलाकृतियाँ पवन अपर्दन से बनी हैं? एस्कर, यारडांग, लोयस। लोयस बालू का स्तूप, लेपीज, भूस्तंभ छत्रकशिला, टोम्बोलो, बरखान भूस्तंभ ट्रोम्बोलो। तो कौन सा बना है, ये आपका है सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन भूस्तंभ छत्रकशिला और ट्रोम्बोलो। अगला प्रश्न है, एक प्लेट का दूसरे प्लेट की नीचे खिसकने की प्रक्रिया को जाना जाता है अभिवहन, अवनयन, अभिसरण, संवहन। इसको जाना जाता है अवनयन के नाम से, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब दो प्लेटें, मान लीजिए दो प्लेटें हैं, जब जो है एक दूसरे की ओर संचालित होती हैं, टकराती हैं, तो टकराते समय भारी प्लेटें हल्की प्लेट के नीचे डूबती हैं। यानी जो भारी प्लेट है, मान लीजिए भारी प्लेट है, ये हल्की प्लेट है, तो जब टकराएंगी तो जो भारी होगा वो नीचे डूबेगा, ठीक है, डूब जाती हैं। इस प्रक्रिया को अधोगमन, अवनयन या फिर छेपड़ कहते हैं, और इंग्लिश में सबडक्शन कहते हैं, SUBDUCTION, इंग्लिश में इसको सबडक्शन कहते हैं। हिंदी में अवनयन, अधोगमन और छेपड़ कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिमनद से संबंधित स्थलाकृति नहीं है? इरिट, कृष्णकरक, टार्न यानी कि गिरिताल, हम या फिर नूनाकाट। तो ये क्या है, ये हम हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम यानी कि स्लोवेनिया में स्थित एक पर्वत शिखर है। ये एक क्या है, एक पर्वत शिखर है, ठीक है, यह एक पर्वत शिखर है। 583 मीटर है, जबकि शेष सभी हिमनद से संबंधित स्थलाकृतियाँ, ये सब क्या हैं, ईबी स्थलाकृति है, ईबी स्थलाकृति, लेकिन जो हम है यह एक पर्वत शिखर है, 583 मीटर। निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित है? किलिमंजारो, एल्बुर्ज, कंकागुआ, माउंट किनाबालू। कौन सुमेलित है बताना ही आपको है। किलिमंजारो कहाँ पे है? माउंट किनाबालू मलेशिया में स्थित है। ये कहाँ पे है? ये मलेशिया में स्थित है, यही सही सुमेलित है। बाकी चिली, ये किलिमंजारो कहाँ पे है? तंजानिया में स्थित है, किलिमंजारो तंजानिया में है। एल्बुर्ज जो है ये ईरान में है, एंडीज अकांकागुआ में है, ठीक है। ये आपको किलिमंजारो तंजानिया, एल्बुर्ज जो आपका है यहाँ पे एंडीज ईरान में है ये एल्बुर्ज, और अकांकागुआ जो है आपका ये अर्जेंटीना में स्थित है। बाकी ये तीनों गलत थे, ये चौथा ऑप्शन सही था। एक तरफ नदी है, एक तरफ नगर है, बताना है कौन सा नदी किस नगर के किनारे है। इरावदी, रोड नदी, चाओ फ्राया और मिकांग। तो जो इरावदी है यह है यांगून। रेड नदी यह है हनोई, ये है हनोई, रेड नदी हनोई। चाओ फ्राया, इसको छाओ फ्राया भी बोलते हैं, इसको मिनाम भी बोलते हैं, यह है बैंकॉक। और मिकांग जो है बियन तियन, मिकांग जो है बियन तियन में है। तो कौन सा हो जाएगा? ए का 3, केवल एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस तरह से बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सहारा के दक्षिणी उपांत में प्रायः रेत से युक्त उष्ण नम पवन जानी जाती है हरमट्टन, खमसिन, हैजबेल्तजा या फिर हबूब। तो यह जानी जाती है हबूब के नाम से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और यह कहाँ पे है? दक्षिणी सहारा मुख्यतः सूडान में चलने वाली रेत भरी गर्म किंतु नम हवा को हबूब कहते हैं। यह कहाँ चलती है? सूडान में चलती है। विक्षेप बल क्या है, यानी कोरियोलिस फोर्स क्या है? वायुदाब के अंतर से उत्पन्न होता है, पृथ्वी के परिभ्रमण से उत्पन्न होता है, तापमान के अंतर से उत्पन्न होता है, या फिर उच्च वाची विषमता से यह उत्पन्न होता है पृथ्वी के परिभ्रमण से। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डोलड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। 30 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 25 से 60 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांश, 5 से 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
विभिन्न गुणों वाली वायु राशियों के मध्य की संपर्क रेखा कहलाती है उष्मित, वाताग्र, चक्रवात या फिर जेट। तो यह कहलाती है वाताग्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाताग्र वह ढलुआ सीमा होती है जिसके सहारे दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं मिलती हैं। यह न तो धरातलीय सतह के समांतर होती है और न ही उसके ऊपर लंबवत होती है, अपितु यह कुछ कोण पर झुका होता है। वाताग्र का ढाल पृथ्वी की अच्छी गति पर आधारित होता है जो कि ध्रुवों की ओर बढ़ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन एक तापी प्रतिलोमन का प्रकार नहीं है? तापी प्रतिलोमन, अप्रवाही प्रतिलोमन, अभिवहनी प्रतिलोमन, यांत्रिक प्रतिलोमन या फिर कालिक प्रतिलोमन। तो कौन सा है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कालिक प्रतिलोमन। क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिकतम होती है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में या फिर मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में। तो क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है वह अधिकतम होती है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडलीय प्राथमिक उत्पादकों द्वारा आत्मसात की गई ऊर्जा की संपूर्ण मात्रा को कहा जाता है पारिस्थितिकी उत्पादकता, पर्यावरणीय उत्पादकता, सकल प्राथमिक उत्पादकता, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। तो इसको बोला जाता है सकल प्राथमिक उत्पादकता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, बताना है। यह एक सुसंरचित कार्यात्मक इकाई है। संपूर्ण जैवमंडल ही एक पारिस्थितिकी तंत्र है। उसका एक स्थानिक घटक है। यह एक समृद्ध तंत्र है। तो क्या है? यह एक समृद्ध तंत्र है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थ का लगातार निवेश यानी कि इनपुट तथा बहिर्गमन यानी कि आउटपुट होता रहता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी की सही परिभाषा है? पारिस्थितिकी मानव पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी पर्यावरण प्रबंधन का अध्ययन है। पारिस्थितिकी एक विज्ञान है जो एक तरफ अजैविक एवं जैविक संघटकों के मध्य तथा दूसरी तरफ जैविक संघटकों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। तो यही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जायरे, ये एक तरफ दिया है स्थान, एक तरफ दिया है घास के मैदान। जायरे में क्या है? स्टेपी है, बिल्कुल गलत है। दक्षिण अफ्रीका में वेल्स है, ये करेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, ये भी करेक्ट है। और अर्जेंटीना में पंपास, ये भी करेक्ट है। जायरे में कौन सी घास के मैदान है? तो जायरे में जो है यह जो है जायरे में कोई घास के मैदान नहीं है। स्टेपी जो है आपका यूरेशिया में पाया जाता है, न कि जायरे में। ये कहाँ पाया जाता है? यूरेशिया में पाया जाता है, यूरेशिया। ये करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी तंत्र के निम्न घटकों में से कौन सा एक जैव एवं अजैव घटक के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है? उत्पादक, उपभोक्ता, वियोजक या फिर आवास। तो जो मध्यस्थता करता है वो करता है कौन सा? वो करता है उत्पादक। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं उत्पादक कहलाते हैं। ये जैविक एवं अजैविक के बीच मध्यस्थ या बिचौली यानी कि इंटरमीडिएटर्स का कार्य करते हैं क्योंकि ये सौर विकिरण से ऊर्जा प्राप्त करके प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं तथा मृदा से खनिज व पोषण तत्व प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी ओर ये स्वयं उपभोक्ताओं के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्रदान करते हैं। तो उपभोक्ता हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा। 90 ईस्ट कटक स्थित है प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में या फिर आर्कटिक महासागर में। तो 90 ईस्ट कटक जो स्थित है वो है हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हिंद महासागर में स्थित अन्य जो कटक हैं लंकाद्वीप चौगोस कट, चैगोस सेंट पाल कटक, एम्स्टर्डम सेंट पाल पठार, करगुवेलेन गासबर्ग कटक, इंडियन अंटार्कटिका कटक, अंडमान निकोबार कटक, सकोत्रा चागोस कटक, कार्लसबर्ग कटक, प्रिंस एडवर्ड क्रूजेट कटक। तो ये इतने सारे कटक हैं हिंद महासागर में। महासागरीय जल का द्वितीय स्तर कहलाता है कौन सा? थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, ग्लोक्लाइन या फिर
थेस्टोक्लाइन, तो ये कहलाता है थर्मोक्लाइन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम क्लोराइड। तो सबसे जो ज़्यादा मिलता है वो मिलता है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और डीटमार के अनुसार समुद्र के जल में 47 प्रकार के लवण पाए जाते हैं। इनमें जो सर्वाधिक मात्रा होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड का। कितना होता है? 77.8% होता है सोडियम क्लोराइड का। उसके बाद आता है आपका मैग्नीशियम सल्फेट, फिर कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और फिर आता है मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो सबसे ज़्यादा मिलता है सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, बास्फोरस जलसंधि स्थित है स्वीडन और फिनलैंड के बीच, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच, यूरोप और एशिया के बीच, इटली और सिसिली के बीच। तो स्थित है आपका यूरोप और एशिया के बीच। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह जोड़ता है काला सागर यानी कि यूरोप, काला सागर कहाँ पे है? यूरोप में है, तथा मरमा सागर एशिया को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, प्रायः सभी सागरों में तटवर्ती भागों में लाल मृत्तिका पाई जाती है, गहनतम भागों में लाल मृत्तिका पाई जाती है, उथले भागों में लाल मृत्तिका पाई जाती है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी सागरों में गहनतम भागों में लाल मृत्तिका पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, ये रहे आज के प्रैक्टिस सेट जो कि टीजीटी पीजीटी का था। खास करके फोकस था टीजीटी और पीजीटी पर। यह एलटी ग्रेड के लिए भी उतना ही उपयोगी जितना टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो मिलते हैं शाम को आज 4 बजे पेट के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।